के खिलाफ बांग्लादेश में प्रदर्शन उग्र, अब तक 26 की मौत और 2500 घायल। ये पूरा का पूरा बांग्लादेश में सिस्टम चल रहा, इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। आखिर आरक्षण को लेकर विवाद क्यों होता है बार बार? सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के बहुत सारे देशों में विवाद होता है। आरक्षण को समझिएगा। सबसे पहले आरक्षण क्या है? अब किसी देश में कोई ऐसी जाति व्यवस्था जिसके लोग सदियों से दबे हो, कुचले हो और उनका समाज में उचित प्रतिनिधित्व न हो, उनको समाज में बराबरी न हो, तब संविधान जब लिखा जाता है किसी देश का, उस समय वैसे गरीब कुचले लोगों को देखा जाता है कि इनको संविधान में दूसरे के बराबर कैसे लाना, एकदम बराबरी कैसे करानी है, और उसको लेकर के क्या किया जाता है? दिया जाता है आरक्षण। जैसे हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में भी आरक्षण है। और भारतीय संविधान में आरक्षण की व्यवस्था दो प्रकार से है। एक व्यवस्था है सांस्कृतिक और शैक्षणिक व्यवस्था पिछड़ेपन के रूप में, और दूसरी व्यवस्था है आर्थिक पिछड़ेपन की। जैसे हमारा संविधान क्या बोलता है? आर्टिकल 14, हम सब इक्वल हैं, हम सब बराबर हैं। और किसी से 15 बोलता है धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे, जन्मस्थान के आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये बोलता है। लेकिन जब आरक्षण की बात आता है तो एक मेल से फीमेल के भेदभाव कर दिया जाता है, एक जाति से दूसरे जाति की भेदभाव कर दी जाती है। तो जो आर्टिकल 16 है उसमें आर्टिकल 16 में 2, 3, 4 करके दिए गए हैं, वो इसकी व्यवस्था करते हैं कि आरक्षण दिया जा सकता है। तो सबसे पहले अगर आरक्षण की हम बात करें तो मैं आपको समझाऊंगा कि बांग्लादेश से स्टार्ट करते हैं। बांग्लादेश और इंडिया का आरक्षण का हम कंपेयर करते हुए जानेंगे कि क्या कंडीशन है दोनों में। देखिएगा, बांग्लादेश में उग्र व्यवस्था, उग्र है लोग। उग्र होने के पीछे एक रीजन है। अभी एक निर्णय आया बांग्लादेश में, और निर्णय पे अगर हम बात करेंगे तो ये निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का। भारत में भी सुप्रीम कोर्ट है, बांग्लादेश में भी सुप्रीम कोर्ट है। न्यायालय का काम क्या है? न्यायालय का काम है किसी भी चीज पे न्याय करना, जस्टिस करना, जस्टिस करना इसका काम है। बांग्लादेश में जो आरक्षण की व्यवस्था है उसमें बांग्लादेश का इतिहास जुड़ा हुआ है, बांग्लादेश की हिस्ट्री जुड़ी हुई है। सबसे पहले बांग्लादेश की हिस्ट्री को आप समझिए। बांग्लादेश की हिस्ट्री क्या है? बांग्लादेश बना है 1971 के युद्ध के बाद। 1971 में जो वार हुआ है भारत, इंडिया और पाकिस्तान के बीच, इसके बाद किसका जन्म हुआ है? बांग्लादेश का। इंडिया और पाकिस्तान लड़े और किसका जन्म हुआ? बांग्लादेश का। एक समय था 1947, दो देश बने। एक देश बना था कौन? इंडिया, और दूसरा कौन सा बना था? पाकिस्तान बना था। समझिएगा इस व्यवस्था को। इंडिया और पाकिस्तान बना। इस व्यवस्था में क्या हुआ? जैसे यदि हमारा मैप है, मैप को समझिएगा। मैप दिख रहा आप लोग को? ये मैप दिख रहा आप लोग को? ये जो हमारा भारत का अगर मानचित्र है 1947 का, तो इस एरिया को आप देखेंगे, मैं यहाँ पे ग्रीन पेन ले रहा हूं। ये जो एरिया है ये बना था पाकिस्तान आजादी के बाद, बंटवारे के बाद। और ये एरिया जो देख रहे हैं ये भी बना था आपका पाकिस्तान। दो पाकिस्तान के क्षेत्र बने, लेकिन नाम क्या था? पाकिस्तान। और ये है आपका ईस्ट में, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे? ईस्टर्न पाकिस्तान। और ये वेस्ट में था तो इसको क्या बोलते थे? वेस्टर्न पाकिस्तान, यानी पश्चिमी पाकिस्तान। और सारा कंट्रोल कहां से चलना था? इस जगह से। मतलब सारा कंट्रोल इसका होता है इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद पाकिस्तान की क्या है? राजधानी है। इस जगह से पूरे देश को चलाना था। अब हुआ ये कि 47 में आजाद हुए, लेकिन 1970 जाते जाते यहाँ की स्थिति बिगड़ गई। क्यों बिगड़ी बताता हूँ। यहाँ पे जो मुसलमान थे ये पंजाबी नस्ल के मुसलमान थे, और यहाँ के जो मुसलमान थे इन्हें कहा जाता था निम्न नस्ल का मुसलमान। जाति ऊपर नीचे हो गई मुसलमानों में। यहाँ के क्या थे? उच्च जाति के लोग थे। यहाँ पे क्या थे? निम्न जाति के मुसलमान थे। तो इनके साथ हमेशा क्या हो रहा था? भेदभाव हो रहा था। और भेदभाव ऐसा कि जब विकास की बात की जाए
योजनाओं की बात की जाए तो सारे विकास, सारी योजनाएं कहाँ लागू हो रहे थे? तो सारे लागू हो रहे थे वेस्टर्न पाकिस्तान में। वेस्टर्न पाकिस्तान के लोग काफी तरक्की कर रहे थे, काफी प्रोग्रेस कर रहे थे। इनके पास रोजगार था, इनके पास खाने पीने का सामान था, इनके पास मेडिकल सुविधाएं थी, सारी सुविधाएं इनको मिल रही थी। लेकिन वही जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग हैं, इनको ये सारी सुविधाएं नहीं दी जा रही थी। सुविधाएं के नाम पे इनका डब्बा गोल। ये भुखमरी के शिकार थे, इनके पास बेरोजगारी थी, इनके पास अच्छी मेडिकल सुविधा नहीं थी। तो यहाँ पे क्या हुआ? बगावत शुरू हो गई। किनके खिलाफ? इन्हीं के खिलाफ। और बगावत जब शुरू हुई तो बगावत को दबाने का भी कोशिश किया। इसी बीच में जैसे भारत एक लोकतांत्रिक देश है, पाकिस्तान ने भी खुद को लोकतांत्रिक बोला, डेमोक्रेटिक बोला कि आई एम ए डेमोक्रेटिक कंट्री। तो डेमोक्रेटिक कंट्री का सबसे बड़ा पहचान है कि वो क्या कराता है? इलेक्शन कराता है। इलेक्शन होना चाहिए ना। हमारा भारत आजाद हुआ 1947 में, और 1951 1952 में हमारा पहला इलेक्शन हो गया। क्या हुआ? हमारा पहला चुनाव हो गया और लोगों के वोटिंग से प्रधानमंत्री नेहरू जी चुनकर बन गए। तो लोकतांत्रिक देश हुआ इंडिया, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में अभी तक इलेक्शन नहीं हुए। पाकिस्तान में अभी तक इलेक्शन नहीं हुए। पहली बार जाकर के इलेक्शन इस काल में होंगे 71 के समय। तो 71 में जब इलेक्शन होगा तो समझिएगा यहाँ पे क्या हुआ। इलेक्शन यहाँ भी होगा, इलेक्शन यहाँ भी होगा। तो लोग क्या चाहेंगे? इधर के लोग कि कोई प्रधानमंत्री बने, इधर से बने, तो इधर का व्यक्ति प्रधानमंत्री न बने। तो इस जगह पे एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मुजीब उर रहमान। क्या नाम था? मुजीब उर रहमान। इन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी। इस पार्टी से भी इलेक्शन में लड़े और इधर के भी व्यक्ति इलेक्शन में लड़े, और जीत हो गई किनकी? मुजीब उर रहमान की जीत हो गई। जब मुजीब उर रहमान जीत गए तो अब ये क्या बनेंगे? प्रधानमंत्री। किसका? पाकिस्तान का। आ रहा समझ में? ये बनेंगे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री। ये गए पाकिस्तान के पश्चिमी हिस्से में, इस शपथ लेना है, काम करना है। लेकिन जो पश्चिमी पाकिस्तान में जो तानाशाही गवर्नमेंट थी, जो उस समय राष्ट्रपति थे, जो उस समय का सेना का चीफ कमांडर था, इन्होंने मुजीब रहमान को जेल में डाल दिया। समझिएगा, जो व्यक्ति इलेक्शन जीत कर गया उस व्यक्ति को क्या किया? जेल में डाल दिया और इलेक्शन को रद्द कर दिया कि इलेक्शन में धांधली हुई है, इलेक्शन में गलती हुई है। तो जिस व्यक्ति को पीएम बनना चाहिए वो व्यक्ति कहां चला गया? जेल में। तो ये व्यक्ति कहां का था? इस पाकिस्तान का था, पूर्वी पाकिस्तान का था। तो पूर्वी पाकिस्तान में इसके खिलाफ लेकर विद्रोह छिड़ गया। छिड़ेगा नहीं छिड़ेगा? अगर हम आपके प्रधानमंत्री को जेल में डाल दे तो आप विद्रोह करोगे नहीं करोगे? तो पूर्वी पाकिस्तान में क्या छिड़ गया? यहाँ पे विद्रोह छिड़ा। इस विद्रोह छिड़ने के कारण एक संगठन इस जगह पे बना जिसका नाम है मुक्ति करके एक संगठन बना। इस संगठन का काम था अब एक अलग देश बनाने का। यहाँ पे डिमांड हो गया अलग देश बनाओ भाई, हम अब अलग देश रहेंगे। मुक्ति वाहिनी ने किया। अब इस मौके पे क्या हुआ आप देखिएगा, ये जो एरिया है इंडिया से सटा हुआ एरिया है। तो इस एरिया में इसको दबाने के लिए पाकिस्तानी रेंजर्स, पाकिस्तानी सैनिक रोड पे उतरे और अपने ही लोगों को मारना शुरू किया, अपने ही लोगों की हत्याएं करना शुरू किया। ये तो उन्हीं के लोग हैं ना। कई महिलाओं के साथ यहाँ पे बलात्कार किया गया, पति के सामने, पिता के सामने ये सारी घटनाएं हो रही थी। तो अगर ऐसी घटनाएं होंगी तो लोग क्या करेंगे? जगह को खाली करेंगे, देश को छोड़ेंगे। तो लोग इस देश को छोड़कर इधर वाले एरिया में आने लगे। यहाँ पे हमारा कौन सा देश है? भारत है। और भारत का असम राज्य में लोगों का प्रवेश होना शुरू हुआ। रिपोर्ट्स बताते हैं कि इस समय 1 करोड़ बांग्लादेशी भारत में घुस गए। कितने घुस गए? 1 करोड़। इस समय भारत की जो प्रधानमंत्री थी दिल्ली में बैठी हुई, इनका नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के जो प्रमुख लोग थे उनसे फोन पे बात किया कि आपके इस पाकिस्तान में कुछ चीजें चल रही है, उसे रोकिए, लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं। क्या ये लोग बोलेगा? हाँ, नहीं बोला। और नहीं बोलने के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्लान बनाया कि बहुत जरूरी है कि इस पार्ट को अलग कर दिया जाए पाकिस्तान से। तब हमारे प्रधानमंत्री ने यहाँ के लोगों को हथियार दिया,
भारत ने दिया कि अच्छे से लड़ो। अब पाकिस्तान को ये बात पता चला, पाकिस्तान ने भारत पे हमला कर दिया। पाकिस्तान ने क्या किया? भारत पे हमला कर दिया। हम बस इसी मौके के इंतजार में थे कि तू हमला कर, अब फिर हम तुमको बताते हैं। हमने पाकिस्तान को रगड़ रगड़ के पीटा, खूब पीटा। इस जगह पे पाकिस्तान के लगभग 90,000 से ज्यादा सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया और इस समर्पण के बाद ये राजी हो गए कि इनको मुक्ति दिया जाए। और इस समय एक नया देश बना जिसका नाम क्या है आज? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश बनाने में किसका हाथ है? भारत का। किसका हाथ है? भारत का। और जो पार्टी बनी और ये जो मुजीबुर रहमान थे, यही बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री बन गए। क्या बन गए? बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री। तो जो लोग इस समय लड़ाइयां लड़ रहे थे अपने देश के लिए, अपने कारनामे के लिए, अपने महत्व के लिए, अपने बेरोजगारी से बाहर निकलने के लिए, तो जब ये प्रधानमंत्री बने तो ऐसे परिवार जो इस युद्ध में लड़े थे, ऐसे परिवारों को आरक्षण दिया गया नौकरी में कि आगे चल करके आपके परिवार में जो बच्चे होंगे उनको क्या दिया जाएगा? रिजर्वेशन। ये रिजर्वेशन जो आज के डेट में है ये 30% है। ये रिजर्वेशन मतलब सरकारी नौकरी जो 100% है, उसमें जो इस मुक्ति संग्राम में जो शामिल थे लोग, उसको कितना दिया जाएगा? 30% आरक्षण। उस समय तो दिया गया। और इसके अलावा बांग्लादेश में अभी फिलहाल टोटल आरक्षण सब जोड़कर हम बात करते हैं तो कितना परसेंट है? 56%। तो 10% महिलाओं को आरक्षण है, 5% जातीय अल्पसंख्यक को आरक्षण है, 1% कुछ और आरक्षण है। तो टोटल कितना परसेंट है? 56%। अब जो लोग इसमें शामिल नहीं थे, जो लोग जातीय अल्पसंख्यक नहीं है, जो लोग महिला नहीं है, उनका कहना है कि इतना आरक्षण आप दे रहे हो ये तो गलत है। टोटल आरक्षण को काट करके 10% कर दिया जाए। कितना कर दिया जाए? 10%। अगर 10% आरक्षण कर दिया जाएगा तो ये लोग खुश हो जाएंगे। तो ये वही लोग हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। इनका कहना है कि बांग्लादेश में अभी जो 56% आरक्षण है इसको कम किया जाए। देखिए बांग्लादेश का फिलहाल आरक्षण देखिए, क्यों लड़ाइयां हो रही है बांग्लादेश में। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में जो लोग थे, जिनकी संतानें थी, इनको कितना परसेंट आरक्षण है? 30%। 10% प्रशासनिक जिला के लोगों को है, 10% महिला को है, 5% जातीय अल्पसंख्यक को है, 1% दिव्यांग को है। और टोटल कितना पहुंच गया? ये 56%। यानी 100 लोगों में 56 सीटें रिजर्व है। 100 लोग में कितने सीटें रिजर्व है? 56 लोग। ये पूरा का पूरा हिंसा कल का है, पूरा हिंसा हुआ है। हिंसा होने के पीछे कुछ कारण है, इस पे हम बात करेंगे। लोगों का कहना है क्या? आरक्षण को कितना किया जाए? 10% किया जाए, तब जाकर के हम मांगों को वापस लेंगे। देखिएगा क्या हो रहा है यहाँ पे। जो विद्यार्थी हैं उनका कहना है कि मेरिट के आधार पे चुनाव। मेरिट का मतलब है योग्यता के आधार पे। कुछ योग्यता के आधार पे चुने, 10% आरक्षण दे दें। उसमें भी अगर आरक्षण में मेरिट न मिले तो उसको भी क्या किया जाए? मेरिट के आधार पे डाल दिया जाए। आरक्षण के खिलाफ लोग बात कर रहे हैं। तो अगर आरक्षण में अगर तोड़ कोई कर सकता है तो वहां की गवर्नमेंट कर सकती है, सरकार कर सकती है। तो जो पहली सरकार थी, जो पहली गवर्नमेंट थी मुजीबुर रहमान की, वो आरक्षण देकर गए थे। ऐसा चीजें हैं। और अभी जो बांग्लादेश में गवर्नमेंट है, बांग्लादेश में अभी जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उनकी जो प्रधानमंत्री है, इसका नाम क्या है? शेख हसीना। क्या नाम है इनका? शेख हसीना। ये लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री बनी है। अभी मोदी जो 3 बार बने ना, ये चौथी बार बनी है प्रधानमंत्री। और इत्तेफाक की बात बताऊं, ये उसी मुजीबुर रहमान की बेटी है। जिस मुजीबुर रहमान के बारे में बताया ना, जो शुरुआत में वो लड़े, प्रधानमंत्री का पद जीते, लेकिन नहीं बनाया गया, उनको जेल में डाला गया और बाद में बांग्लादेश की मुक्ति के साथ वो प्रधानमंत्री बने, उन्हीं की बेटी है। बाद में उग्रवादियों ने, आतंकवादियों ने उस मुजीबुर रहमान की हत्या भी कर दी थी पूरे परिवार के साथ। उनकी एक बेटी बाहर पढ़ रही थी विदेश में, तो ये बच जाती है, ये भारत आती है, फिर से शुरुआत करती है और आज इस मुकाम पे फिर पहुंची है। 4 बार प्रधानमंत्री बन चुकी है। और जब तक शेख हसीना की पार्टी है, जब तक ये रहेगी, भारत और बांग्लादेश की जो दोस्ती है ना, बहुत गाढ़ रहेगी। क्योंकि भारत ने ही क्या किया था? इनके पापा का सपोर्ट किया।
इनके पापा के सपोर्ट में कौन खड़ा हुआ? भारत। तो इसी के चलते काफी अच्छी दोस्ती है। लेकिन यहाँ पे दोस्ती की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि आरक्षण की। देखिए यहाँ पे मैटर क्या हुआ, इस मैटर को अगर हम आपको समझाने का कोशिश करें, इस मैटर को अगर आपको समझाने की कोशिश करें, ये समझिएगा ऐसे कि कोई भी निर्णय कहीं भी होता है ना, अगर किसी को ऑब्जेक्शन हो तो वो चले जाओ भैया कोर्ट। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कुछ लोग गए, कब गए? 2018 में। सुप्रीम कोर्ट में कुछ विद्यार्थियों ने, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता ने एक पिटीशन दायर किया कि जो 56% आरक्षण दिया जा रहा है इसको घटाकर कितना कर दिया जाए? 10%, ये कर दिया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अभी कुछ दिन पहले आया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला इनके पिटीशन पे कि आपने जो पिटीशन डाला था, मैं इस पिटीशन को खारिज करता हूं और आरक्षण की जो स्थिति है वैसी बनी रहेगी। तो जैसा भारत का जो संविधान है, बांग्लादेश का जो संविधान है, इन संविधान में जो आखिरी निर्णय होता है जस्टिस करने का, किसका होता है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया वर्डिक्ट। अब लोगों के मन में गुस्सा फूटा, लोग गुस्सा गए और लोगों को समझाया गया कि न्यायपालिका पे भरोसा करें, इसका रास्ता निकाला जाएगा। जैसे हमारे प्रधानमंत्री क्या करते हैं? एड्रेस करते हैं लोगों को, टीवी पे प्रकट होते हैं। वैसे ही शेख हसीना प्रकट हुई और लोगों को बोला कि आप न्यायालय पे भरोसा रखें, इसका समाधान निकाला जाएगा। लेकिन कहीं कोई मीटिंग करने की, किसी तरह की बात वो नहीं की, कोई भी बात उन्होंने नहीं किया। जब उन्होंने कोई बात नहीं किया तो जनता में क्या आ गया? आक्रोश। और जनता निकल गई सड़कों पे, और सड़कों पे निकल करके शुरू हो गई आग जलाना। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय चैनल है, समाचार चैनल, जैसे हमारे यहाँ दूरदर्शन है ना, DD1, वैसे वहां के राष्ट्रीय चैनल को आग के हवाले कर दिया गया, उसके ऑफिस को, सड़कों पे। अब अगर ये लोग डंडे लेकर के संविधान में के तहत जितने कानून बने हैं उनको तोड़ेगा तो पुलिस चुप बैठेगी? नहीं। तो दोनों तरफ से क्या हुआ? मुठभेड़ हो गया। और मुठभेड़ होने के बाद अभी तक खबर आ रही है 26 से अधिक लोग मारे गए और 2500 से अधिक घायल है। तो बांग्लादेश की जो स्थिति है आउट ऑफ कंट्रोल है। अब समझिएगा थोड़ा सा इंडिया के बारे में। अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया का आप देखेंगे तो इंडिया में जो आरक्षण है कितना प्रतिशत है? तो सबसे पहले देखिएगा इंडिया में एक मंडल कमेटी बनी थी। मंडल कमेटी को यह बोला गया था कि आप बताइए कि भारत में आरक्षण कैसे हो। देखिए आरक्षण लाने के पीछे क्या है, वजह क्या है? पहला वजह ये समझिए, अगर कोई व्यक्ति, मनीषा यहां देखो, कोई व्यक्ति सीबीएसई में पढ़ रहा हो, थोड़ा समझिएगा, कोई व्यक्ति सीबीएसई में पढ़ रहा हो और कोई व्यक्ति सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हो, सीबीएसई वाले बच्चों की जो पढ़ाई होती है ना, सरकारी वाले से काफी अच्छी होती है। तो सीबीएसई वाले के पास चांस होता है कि ये हमेशा इससे बेटर करेंगे, सरकारी वाले से हमेशा बेटर करेंगे। सरकारी में पढ़ाई का स्टैंडर्ड हाई नहीं है तो ये पिछड़ जाते हैं, किसके तुलना में? सीबीएसई की। अब इसी को समझिएगा, जो जनरल कास्ट है भारत में वो सीबीएसई, और जो एसटी एससी वाले लोग हैं, एसटी है, एससी है, ओबीसी है, ये समझिए सरकारी वाला हाल है इनका, खिचड़ी स्कूल वाला हाल है इनका। क्योंकि जो इनके पूर्वज थे ना, पढ़े लिखे नहीं थे। इनके लिए समाज में बात करने के लिए कोई व्यक्ति पद पे नहीं था कि समाज का कोई व्यक्ति पद पे हो तो इनकी स्थिति को सुधार सके, कोई नहीं था। सारे जो लोग थे या तो ब्राह्मण थे, राजपूत थे, लाला थे, कहा जाए सब जनरल कास्ट के लोग थे जो आगे थे। तो उनके बीच से तो प्रतिनिधि आते थे, लेकिन ओबीसी से, एसटी से, एससी से कोई प्रतिनिधि नहीं था। इसलिए जरूरी था कि समाज के अंदर जो भेदभाव है इसको मिटाया जाए। तो क्या कर दो, इन्हीं में से कुछ लोगों को कुछ सीट आरक्षित कर दो कि कोई एसपी बन जाए, कोई डीसी बन जाए, कोई नेता बन जाए, कोई मंत्री बन जाए, और अपने समाज के लोग जो पिछड़े हुए हैं उनको एक दिशा दिखा सके, इनको आगे आने में मदद कर सके। इस आधार पर आरक्षण दिया गया। ये नहीं कि आर्थिक आधार पर जो गरीब है, नहीं, जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनको दिया जाए। तो इस आधार पे 27% आरक्षण दिया गया ओबीसी को।
क्योंकि मंडल कमेटी के अनुसार ओबीसी की जो संख्या है भारत में टोटल आबादी की 52% है, मंडल कमेटी के अनुसार। और उसके बाद एससी को आरक्षण दिया गया 15%, एसटी को आरक्षण दिया गया 7.5%। ये 3 आरक्षण भारत में लागू हुए। ये 3 आरक्षण, ये तीनों आरक्षण किस पे लागू हुए? सामाजिक पिछड़ापन, शैक्षणिक पिछड़ापन, ये 2 आधार पे लागू हुए। आ रहा समझ में आपको क्यों दिया गया? ये समाज में पिछड़े हुए थे, इनको बराबर के सीट पे बैठने नहीं दिया जाता था, इनको नीचे बैठाया जाता था, जनरल वाले ऊपर बैठ के बात करते थे। तो भारत एक लोकतंत्र है और आर्टिकल 14 बोलता है सबको समानता का अधिकार है, तो इक्वल लाना होगा ना। इक्वल लाने के लिए सबको क्या दिया गया? आरक्षण दिया गया। मैं आरक्षण का सपोर्ट में बात करता हूं। जब तक समाज से भेदभाव समाप्त ना हो जाए, जब तक समाज में सब लोग इक्वल ना आ जाए, तब तक भारत में आरक्षण की जरूरत है। और ये बातें हमारा संविधान भी कहता है कि जब सब इक्वल हो जाए आरक्षण को क्या करो? समाप्त कर दो। समाज से भेदभाव मिट जाए, आरक्षण को समाप्त कर दो। देखते हो आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कहीं कहीं। आपत्तिजनक शब्द का मतलब क्या है? किसी को जाति सूचक गाली देना। कोई एक्स जाति का है, निम्न जाति का, उसको बोला तुम एक्स जाति का है, उसको बोल गाली देना, इसको बोलते हैं जाति सूचक शब्द। इसका इस्तेमाल खूब किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे आरक्षण दिया गया, आज कोई एसपी साहब निम्न जाति के हैं तो किसी का मजाल है कि एसपी साहब को कुछ बोल दे। आज हमारी राष्ट्रपति एसटी की द्रौपदी मुर्मू, किसी को मजाल है उनके अगेंस्ट कुछ बात कर दे या उनको जाति सूचक बात बोल दे। इससे पहले जो हमारे राष्ट्रपति थे वो एससी से थे, रामनाथ कोविंद, किसी को मजाल था एससी जाति सूचक शब्द का प्रयोग कर ले राष्ट्रपति के साथ। तो जब तक समाज के जब नीचे हाशिए पर बैठे लोग समाज में ऊपर नहीं जाएंगे, तब तक भेदभाव समाप्त नहीं होगा। और भेदभाव को अगर समाप्त करना है तो जो समाज में नीचे हाशिए पे लोग हैं उनको क्या देना पड़ेगा? आरक्षण देना पड़ेगा। तो आरक्षण का सोच इसी एंगल से आया था और आरक्षण दिया गया। बाद में यह कहा गया कि जो जनरल कास्ट के लोग हैं और जो गरीब हैं उनके साथ तो अन्याय हो रहा। और सही बात है, जनरल में भी तो, ब्राह्मण में भी तो कुछ लोग गरीब हैं, राजपूत में भी तो कुछ लोग गरीब हैं, लाला में भी तो कुछ लोग गरीब हैं, भूमिहार में भी तो कुछ लोग गरीब हैं। तो इनके साथ भी क्या था? अन्याय। इस अन्याय को सुधारने के लिए अलग से 2019 में मोदी गवर्नमेंट ने 10% आरक्षण दिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्वर्ण आरक्षण। 10% 2019 में ये दिया। और ये कहा गया ये आरक्षण होगा, इसका आधार होगा आर्थिक, यानी जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। इसमें कई पैमाना सेट किया गया। जिस परिवार की आय 8 लाख रुपए से कम है वही आरक्षण ले सकता है। तो कई पैमाने यहाँ पे एडजस्ट किए गए, कई पैमाने, और जाकर के आरक्षण लागू किया गया। तो भारत में भी कई बार आरक्षण पे सवाल उठते हैं कि आरक्षण क्या है। तो आरक्षण का मतलब है समाज से भेदभाव को समाप्त करना, जो निचले हाशिए पे लोग हैं उनको बराबर दर्जा देना, और जब तक बराबर स्थिति न बन जाए तब तक आरक्षण भारत में क्या किया जाएगा? लगाया जाएगा। अब भारत में अगर आरक्षण आप जोड़ लो तो कितना हो गया? 59.5%। यानी भारत का आरक्षण बांग्लादेश से आरक्षण से तो ज्यादा है। बांग्लादेश में कितना था? 56%। अब भारत में आरक्षण कितना है? 59.5%। कई ऐसे स्टेट हैं जहां पे और ज्यादा आरक्षण है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें रखी थी कि भारत में आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। मोदी जी ने इसको लाया, किस कंडीशन के साथ लाया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पे आपत्ति जाहिर नहीं की, मामला सुप्रीम कोर्ट में था। तो आरक्षण के ऊपर हम एक क्लास अलग से करेंगे फुल डिटेल के साथ कि भारत में कौन कौन सी कमेटियां, नागराज कमेटी क्या बोलती है, मंडल कमेटी क्या बोलती है, सारी कमेटियों का जायजा लेंगे और बात करेंगे। आज हमारा चैप्टर क्या था? बांग्लादेश में आरक्षण। तो बांग्लादेश में कितना आरक्षण है? 56%। और विरोध हो रहा है, जो लोग आरक्षण में नहीं आते वो विरोध कर रहे हैं। जो लगभग 56% आरक्षण में लोग हैं, उसके बाद कितने परसेंट लोग बच गए? 44% जो आरक्षण में नहीं आते, उनके द्वारा पूरा विरोध किया जा रहा है। बांग्लादेश अभी अखाड़ा बना हुआ, दुनिया की मीडिया, दुनिया के हर न्यूज चैनल इसको दिखा रहा है। कल की घटना है। तो मुझे लगा आप लोगों को क्या करना चाहिए, इसके बारे में बताना जरूरी है। आपको अप टू डेट हमको रखना,
अप टू डेट। इससे आपने क्या सीखा? आरक्षण सीखा। आरक्षण क्या होता है? अगर आपको कोई पूछे आरक्षण सही है या गलत है, आप क्या बोलोगे? तो आप उसको डिस्क्राइब कर पाओगे ना। इसलिए हम 2 घंटा बात करेंगे अलग से कि आरक्षण क्या है, नहीं है। तो बस ये जो खबर मैंने आपको दिखाया, ये जो पोस्ट मैंने आपको दिखाया, ये पोस्ट आपका आज प्रभात खबर में छपा हुआ, प्रभात खबर जो न्यूज है उससे मैंने आपको लेकर यहाँ पे दिखाया है। देखिए, अब इंटरनेट बंद, ट्रेन बस सेवाएं बंद, सबको बंद कर दिया गया, सेना सड़कों पे तैनात कर दी गई है। सोचिए कैसा माहौल होगा बांग्लादेश का, इंटरनेट तक बंद करना पड़ा, लोग कितने उग्र हो गए हैं आरक्षण के खिलाफ। तो सरकार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तो जा नहीं सकती। सरकार ने धैर्य रखने के लिए बात किया है, सारे क्षेत्र में ये बंद है। कोर्ट के फैसले के बाद से प्रदर्शन शुरू हुआ है, आप यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पेज आपको मिल जाएगा सारा। साथ ही देखिए, भारत ने जारी की एडवाइजरी। भारत ने अपने लोगों को बोला कि अभी बाहर न निकले, सुरक्षित रहें, सुरक्षित स्थान पे रहें। किसी भी देश में अगर हिंसक झड़प होती है तो हर एक देश अपने नागरिक जो उस देश में है उनको क्या करता है? एडवाइजरी जारी करता है कि आपको बाहर नहीं निकलना, आप सुरक्षित रहे। छात्रों की मांग मैंने आपको बता दिया, और ये सारा का सारा चीज अभी आपका चल रहा है। बीटीपी के दफ्तर में आग लगाई, ये बांग्लादेश का चैनल है बीटीपी।